हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे द ग्लोबल मार्केट क्राइसिस 2018। 2018 का जो ग्लोबल मार्केट क्राइसिस आया था उसके मुख्य रूप से दो कारण थे ग्लोबली। बाकी कुछ ऐसे कंडीशन इंडिया में बनते गए कि इंडिया का इकोनॉमी को कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ। तो हम बात करते हैं पहले दोनों ग्लोबल कॉजेज की जिसके कारण पूरे दुनिया में रिसेशन आया था। तो पहला था चाइना अमेरिका ट्रेड वार। और सुनने में तो बहुत इजी लगता है, बहुत आसान सा है भाई ये टॉपिक। वो अमेरिका और चाइना के बीच की बात है, ट्रेड वार है, उसमें ग्लोबली कहाँ कोई प्रभावित होने वाला है। लेकिन नहीं, अमेरिका और चाइना दो ऐसे कंट्री है जो दोनों ग्लोबल के प्लेयर हैं, दोनों मोस्ट इम्पोर्ट करने वाले और एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री है। दोनों मोस्ट एक्सपोर्टर कंपनी है जो पूरी दुनिया में सप्लाई, चाइना पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, अमेरिका पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। जब इन दोनों का बिजनेस प्रभावित होगा तो इसके लपेटे में पूरी दुनिया आ जाएगी। अब चाइना ने यूएस इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, बदले में यूएस ने भी चाइना इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। बहुत सारी चीज़ बढ़ती गई, कई एलिगेशन इधर से लगे, कई एलिगेशन उधर से लगे, और बीच में बेचारा परेशान कौन था? हम इंडिया वाले, हम चाइना के पड़ोसी। और जब वो कोई सैंक्शन लगाता है तो हम पे भी लग जाता है। कुछ चीज़ें तो अमेरिका ने स्पेसिफाई करके चाइना पे ही लगाया था, लेकिन बाकी चीज़ें कभी कभी ऐसी होती है ना कि हर चीज़ें में सिर्फ उस कंट्री का नाम नहीं लिख सकता, कारण कि फिर वो सामने आ जाती है। तो बातें क्या होता है, जब कोई सैंक्शन लगता है तो फिर सब कंट्री पर लग जाता है और उसके चपेटे में कई कंट्री आ जाते हैं। फिर अमेरिका ने यहाँ तक कर दिया कि चाइना की एक लीडिंग कंपनी हो गई जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी थी और खुल के यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों को चुनौती दे रही थी, उस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया। और अमेरिका के सपोर्ट में आते हुए यूरोपियन मार्केट ने भी कई चीज़ों पर उस कंपनी के लिए प्रतिबंध लगा दिए। तो दुनिया धीरे धीरे दो गुटों में बंटने लगी और इसका प्रभाव ग्लोबली पड़ने लगा। दूसरा मेन कारण था ग्लोबली रिसेशन का क्रूड ऑयल का कीमत अचानक से बढ़ जाना। और उसका क्या कारण था बढ़ने का? तो अमेरिका ने ईरान पे कई सैंक्शन ठोक डाले एक साथ, भाई ये नहीं करो, भाई वो नहीं करो। उसका तेल बेचने पे भाई साहब यहाँ से मत खरीदो, कई कंट्रियों ने अब अमेरिका लीडर है, कहता उसकी बात मानना पड़ता है। तो तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगे। जो $60 प्रति बैरल बिक रहा था वो $86 प्रति बैरल हो गए। और इंडिया तो भाई क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, बहुत $5 खर्च करता है ये पेट्रोल डीजल के ऊपर। तो क्या हुआ, इंडिया का करेंट अकाउंट डिफिजिट बढ़ गया। करेंट अकाउंट डिफिजिट क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बीच का जो घाटा होता है। इंडिया ऐसे भी इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, मतलब हम डॉलर ज़्यादा दे रहे हैं और मेरे पास डॉलर कम आ रहे हैं, और ऊपर से ये दाम बढ़ गए क्रूड ऑयल के। तो क्या हुआ, हम और डॉलर ज़्यादा खर्च करने लगे और मेरे पास डॉलर की इनकम तो पहले से ही कम थी, तो अकाउंट डिफिजिट बढ़ गया। ये दो कारण थे ग्लोबली। बाकी कुछ ऐसे घटना इसी दौरान इंडिया में घटी जो इंडियन इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा नहीं सका। तो इंडिया में क्या कारण थे? तीसरा कारण हो जाता है डीमोनेटाइजेशन। 8 ही नवंबर था, नहीं रही मैं डेट गलती नहीं बता, 8 नवंबर 2016 भाई रजाई में बैठ के सब टीवी देख रहे हैं, मोदी जी ने ऐसा कह दिया कि सब लोग बेड से उछल गए 500 के नोट, 1000 के नोट बंद लो, कह दिया तो कह दिया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, लोग परेशान हो गए। देखिए कुछ चीज़ें होती है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, लाइफ में पहली बार घटती है। अब जैसे डीमोनेटाइजेशन, सबको लगने लगा हमारे पैसे क्या होंगे, हम जितना जल्दी हो सके बैंक में जमा करो, पता नहीं फिर कब तक जमा करने का टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। लोग एकदम टेंशन में रहने लगे, सब काम धंधा छोड़ के लोगों ने बैंक के लाइन में जाके खड़े हो गए। काम धंधा चौपट, इकोनॉमी एकदम रुक सा गया, मार्केट रुक सा गया। सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के, जिसके पास 1000 2000 लाख है, सब अपना लाइन में खड़ा है, जितने जल्दी हो सके भाई पैसे लो, बैंक वालों पैसे लो तो ये बहुत ही घातक सिद्ध हुआ इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि लोग सब धंधा, सभी सारे काम धंधे छोड़ के लाइन में खड़े थे। और देखिए अभी इसका असर पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अगले साल मोदी जी ने एक हिट पे हिट और मार दिया, आ गया अब जीएसटी।
सारे पुराने टैक्स ख़त्म करके बस एक टैक्स लग गया पूरे देश में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अब जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन दो ऐसा प्रहार हुआ, जो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। आपने रिसेशन 2008 देखा होगा, जो ग्लोबल रिसेशन आया था 2008 में, अमेरिका से शुरुआत हुआ था, वो भी बहुत बड़ा रिसेशन था, दुनिया सभी तरह से थमने लगी थी। तो उसका प्रभाव इंडिया पे बहुत कम पड़ा था। हाँ, रिसेशन 2008 का मैंने वीडियो मेरे पास बना हुआ है, हमारे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा, और वो लिंक मैं आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब यहाँ पे बात करने वाली है कि जिस कारण से 2008 के रिसेशन से इंडिया बचा था, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने उसी चीज़ पे हिट कर दिया, मतलब इंडिया का इकोनॉमी धराशायी, है ना। तो क्या था, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन कहाँ हिट किया, इंडिया की जो अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है। मनमोहन सिंह ने बोले थे कि हम क्यों बच गए, तो उन्होंने बोला था कि क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, मतलब लोग सीधा कैश में लेन देन करते हैं, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी ऑर्गेनाइज नहीं, बस बहुत बड़ा एक लेन देन है जो कैश में होता है, बिना टैक्स का होता है, और इसी के चलते इंडिया उस टाइम बच गया था। लेकिन इस बार जो हिट हुआ, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन दोनों मिलके ने उसी सेक्टर पे हिट कर दिया जिससे पिछले बार बचे थे। तो इंडिया पूरी तरह से चारों खाने चित। एक और इसमें टॉपिक आ जाता है जिसने नहले पे दहले भाई साहब काम कर दिया। क्या कहा जाता है, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी और ऊपर से डेटा आ गया एनपीए का। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, जब बैंक किसी को लोन देती है और उससे इंटरेस्ट, बैंक को क्या चाहिए, दो पार्ट में चाहिए, एक इंटरेस्ट लेता है और एक अपना प्रिंसिपल अमाउंट लेता है। जब बैंक को इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है तो वो उसको एनपीए घोषित करता है। भाई एनपीए नॉन परफॉर्मिंग, बैंक के लिए कोई उसका यूज रहा ही नहीं, क्योंकि बैंक को तो इनकम आ नहीं रहा है। अब जब इंटरेस्ट मिलने से 1-2 साल हो जाता है, तब धीरे धीरे बैंक उसको बैड लोन में डाल देती है। भाई ये लोन अब चुकने वाला नहीं है, इसको तो थोड़ा बहुत करके अब सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो इसका अमाउंट बढ़ने से क्या हुआ, अब इसकी डाटा बहुत बढ़ के आया, तो धीरे धीरे बैंकों ने लोन देना कम कर दिया, मार्केट में पैसे आने कम हो गए। एक तो ऐसे ही मार्केट में पैसे कम है, मार्केट बिखरा पड़ा है, इकोनॉमी रेंग रही है, और ऊपर से मार्केट में क्रेडिट आना बैंकों की तरफ से बंद हो गया। तो ये सारे रीजन मिलके 2018 में मार्केट में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। लेकिन कहते हैं जब समुंदर की लहरें आती है तो किनारों से बहुत कुछ बहा के ले जाता है, तो समुंदर के अंदर से कुछ कीमती चीज़ें बाहर छोड़ के भी जाता है ना। तो फिर इकोनॉमी फिर से खड़ा हुआ, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आना शुरू हुआ और सारे सेक्टर फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मार्केट 2018। फिर मिलेंगे दोस्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।